form an AP. First देखिए the cost of digging a well. First the cost of digging a well for the first meter is rupees 150. The cost of digging a well for the first meter is rupees 150 and rises by rupees 20 and rises by rupees 20 and rises by rupees 20 for each succeeding meter. For each succeeding meter. और ये succeeding meter. तो ये फर्स्ट केस दे रखा है, मैंने बोला कि ये आपको सिचुएशन दे रखी है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर रुपीज़ 150 कि एक जगह कहीं पर कोई मिट्टी है और वहाँ पर कुआं खोदा जा रहा है. तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर कि पहला मीटर खुदाई करने के लिए तो 150 रुपये लगते हैं, 150 रुपीज़ लगते हैं एंड राइजेस बाय ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर. दूसरा मीटर खोदने के लिए 20 रुपये और लगते हैं यानी कि 20 रुपीज़. तीसरा मीटर और खोदने के लिए 20 रुपीज़ और लगते हैं, 50 + 20 + 20 ऐसे लगता जाता है. तो आप ये देखिएगा, हमको ये बताना है कि क्या ये AP होगा या नहीं होगा. तो हम ये कहेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर. तो पहला मीटर ये पहले मीटर की खुदाई करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है 150 रुपीज़, प्लीज़ 150. ठीक है, तो इसको जो है बल्कि इसको आप ए बोल दीजिए. ए मतलब हमारा पहला कॉस्ट A1 पहला टर्म A1 बोलो. ए बोलो या A1 बोलो एक ही बात है. A1 ये हो गया प्लीज. सर ऐसे लिख सकते कि 150 = A. वो लिख सकते हो. तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर ये हो गया. फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग ये तो पहला मीटर की खुदाई करने की कॉस्ट है. कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर, 2 मीटर की खुदाई करेंगे तो 20 रुपये और लग जाएंगे यानी कि ₹150 + 20 ₹170. कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर ये क्या बताएगा, ये 170 है, इसमें भी 20 रुपीज़ और ऐड कर दीजिए प्लीज़. 190 एंड सो ऑन. हमने बस 3 टर्म्स निकालना है, बहुत रिजनेबल एंड सो ऑन. तो हम ये कहेंगे सिंस A2 - A1 170 - 150 ₹20. A3 - A2 is equal to 190 - 170 is equal to ₹20. तो हम ये कहेंगे कि A2 - A1 is equal to A3 - A2. So it is an AP. फिर ये एक AP होगा, है ना. तो हमारे पास A2 - A1 A3 - A2 के इक्वल आ रहा है यानी कि ये हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है. तो इसलिए हमने बोला कि ये एक AP होगा. हाँ जी, अब सेकंड सिचुएशन देखिए. कॉमन डिफरेंस गिवन मैंने कॉमन डिफरेंस नहीं है, इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन AP. तो हमको ये बताना है कि कहाँ पर AP बन रहा है, कहाँ पर AP नहीं बन रहा है. तो यहाँ पर मैंने देखा कि पहली टर्म है ना कि 1 मीटर खुदाई करने में 150 रुपीज़ लग रहे हैं, 2 मीटर खुदाई करने में 170 रुपीज़ लग रहे हैं, 3 मीटर खुदाई करने में 190.
तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा तो भी 20 आ रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करा तो भी 20 आ रहा है, यानी कि एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो जहाँ पर भी एक कॉमन डिफरेंस आता है जिस सीक्वेंस में भी, उसको हम AP बोलते हैं। सो इट इज़ एन AP। बस यही पूछा जा रहा था कि ये AP है या नहीं है, और कुछ नहीं पूछा इसमें। कॉमन डिफरेंस को बाद में मेंशन हाँ कर सकते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस इज ₹20, ये कॉमन डिफरेंस ये मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेकंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes each time when a vacuum pump removes each time 1/4 of their remaining gas in the cylinder. One-fourth of the remaining gas in the cylinder. ये चीज़ है। तो ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि यहाँ पर भी AP बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप शुरुआत में ये कह दीजिए कि जब हम यहाँ पर वो बोल रहे हैं ना कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग गैस इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर जो गैस मौजूद होगी तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, है ना। तो उसके वॉल्यूम को हम V मान लेते हैं, कैपिटल V। तो यहाँ पर लिखिएगा that initially the gas present initially the volume of the gas present in the cylinder V मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। V मीटर क्यूब ये हो गया, ठीक है। इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर भी V मीटर क्यूब, ये हुआ। उसके बाद हम ये करेंगे, और वो बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो इसलिए हमारा जो A1 है, शुरुआत में मेरे पास वो V मीटर क्यूब हो गया। शुरुआत में जो गैस मौजूद है सिलेंडर के अंदर वो V मीटर क्यूब है, ऐसा हमने मान लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब हमने उसमें से V की 1/4 गैस निकाल दी। तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर फर्स्ट सक्शन का मतलब होता है गैस को खींचकर बाहर निकाल देना। आफ्टर फर्स्ट सक्शन वॉल्यूम of gas remaining in the cylinder, volume of gas remaining in the cylinder is equal to V minus 1/4 of V। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। शुरुआत में उसके अंदर गैस अगर V थी तो फिर हमने क्या करा, बार बार हम वैक्यूम पंप उसमें लगा रहे हैं, और एक बार में वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द गैस रिमूव कर देता है, ठीक है। तो पहले उसमें V थी गैस, अब उसमें से 1/4 ऑफ V वो सक्शन पंप ने खींचकर बाहर निकाल दी। तो जो रिमेनिंग गैस है वो कितनी बचेगी, V minus 1/4 ऑफ V। 1/4 ऑफ V का मतलब क्या है, V/4 4V minus V अपॉन 4, यानी कि 3V/4 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा A2, ठीक है, क्योंकि हमें सीक्वेंस ही उसका बनाना है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर।
अमाउंट ऑफ एयर, जो एयर गैस के जो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट रहती है, मेरे को उसका सीक्वेंस बनाना है। तो शुरुआत में गैस कितनी प्रेजेंट थी सिलेंडर के अंदर, V मीटर क्यूब। उसके बाद हमने वैक्यूम पंप लगाया, उसने 1/4 ऑफ V गैस को खींचकर बाहर निकाल दिया, तो कितनी बची, V माइनस V/4, तो 3V/4 बची। अब इसके बाद फिर से सेकंड बार, एक बार फिर से सक्शन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर सेकंड सक्शन, after second suction volume of gas remaining in the cylinder, volume of gas remaining in the cylinder is equal to, अब कितनी गैस बची हुई थी, 3V/4 बची हुई थी। अब इसका 1/4 रिमूव कर दिया गया, -1/4 ऑफ 3V/4। अब इसका 1/4 रिमूव कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3V/4, 1 into 3V is 3V, 4 into 4 is 16, तो 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 12V माइनस 3V, ये हो गया 9V/16 मीटर क्यूब, ये हो गया A3। तो एक बार सेक्शन किया तो इतनी गैस बची, दूसरी बार सेक्शन करा तो इतनी गैस बची। तो अब हमको ये देखना है कि क्या A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है। अगर है तो मैं ये कहूँगा कि कॉमन डिफरेंस आ गया। कौन सा, ये वाला। हमने ये कहा कि गैस मौजूद कितनी है उसके अंदर, एक शुरुआत में तो V थी, फिर हमने वो वैक्यूम पंप उसके अंदर लगाया, वैक्यूम पंप ने 1/4 ऑफ गैस रिमूव कर दी, तो 1/4 ऑफ V मौजूद कितनी थी, V थी ना, तो 1/4 ऑफ V उसमें से रिमूव कर दी। रिमूव करने पर कितनी बची, 3V/4। अब उसके बाद हमने फिर से वैक्यूम पंप लगाया, तो अब उसने फिर से 1/4 रिमूव कर दी, तो 1/4 ऑफ व्हाट, और 3V/4 बची हुई है, तो 3V/4 की 1/4 रिमूव करेगा वो। तो 3V/4 तो थी उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, 3V/4 की 1/4 वो रिमूव कर देगा। तो 3V/4 माइनस 1/4 इंटू 3V/4, 1 into 3V is 3V, 4 4 जा 16, 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 12V माइनस 3V, 12 माइनस 3 9, 9V 16, इतना बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 ये दोनों निकालेंगे। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 9V/16 माइनस 3V/4, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 4 और 16 का एलसीएम हो गया 16, तो ये तो हो गया 9V, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये कितना हो गया, माइनस का 3V/16। A3 माइनस A2 तो ये हो गया। अब निकालेंगे A2 माइनस A1, हाँ जी, A2 कितना है, 3V/4, और A1 कितना है, V, तो 3V माइनस 4V/4 कितना हो गया, माइनस का V/4, ठीक है। सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it is not an AP। ये एक AP नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद में फिर एक और क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, थर्ड पार्ट लिखिएगा, दिव्या डिपॉजिटेड, मैं ये मिटा रहा हूँ उधर से।
Divya deposited rupees 1000 Divya deposited rupees 1000 at compound interest at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum. Full stop. The amount at the end of first year second year, first year, second year, third year, and so on. ये आपको बताना है। फिर जो अमाउंट आएगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो ये जो अमाउंट्स बनेंगे, ये अमाउंट्स जो हैं वो एक एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताता हूँ ये भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर अमाउंट निकालना होता है ना, तो अमाउंट का सीधा फॉर्मूला होता है A is equal to P into 1 plus R upon 100 की होल पावर n। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, याद है? PRT upon 100, ये दोनों फॉर्मूले याद है? ठीक है, तो अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, बस 1 मिनट रुकिए।
देखिए वो बोल रहे हैं दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो वो बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद अकाउंट के अंदर कितना टोटल पैसा होगा। तो शुरुआत में उसने कितना करा, शुरुआत में उसने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, 1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो अमाउंट initially deposited in the account कितना था अमाउंट 1000 रुपीज, 1000, ये हो गया पहली चीज। उसके बाद हम ये कहेंगे कि 1 साल बाद, तो 1 साल बाद का सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट का जब हमें अमाउंट निकालना होता है ना, तो हम इंटरेस्ट निकाल के उसमें प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि हमने 1000 रुपये जमा करा दिया, 1000 रुपये जमा कराने के बाद हमको सिंपल इंटरेस्ट, अभी मैं कंपाउंड पर नहीं आ रहा हूँ, मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए 50 रुपये, ठीक है, मान लीजिए पूरे साल में हमको 50 रुपये मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अमाउंट गेन्ड कितना है, मतलब अमाउंट कितना है अब हमारे पास, 1000 जो था वो तो है ही, है ना, उस 1000 रुपये ने इंटरेस्ट के तौर पर 50 रुपये गेन कर लिए, तो 1000 + 50, अब 1050 रुपये हैं हमारे पास, समझ गए, ठीक है। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है, अब वो फ़र्क समझना। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि 10% हमको इंटरेस्ट मिलता है, 10% जबकि मिलता नहीं है कहीं पर भी बैंक अकाउंट में, 3-4% नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने एग्जांपल के तौर पर बोला कि हमको 10% रिटर्न मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मतलब इंटरेस्ट ही होता है, तो 10% अगर हमको मिल गया तो 1000 रुपये का 10% कितना होगा, 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अकाउंट में 1 साल बाद कितने रुपये हो जाएंगे, 1100, ठीक है। 2 साल बाद कितने होंगे, 3 साल बाद 1300। तो ये एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप सिंपली कैलकुलेट कर रहे हो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। आपने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई 100 रुपये मिल रहा है इंटरेस्ट, अब हर साल में 100 ऐड करता चला जाऊँगा, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सुन लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रैक्टिकली सारे बैंक्स में, सारे लोन्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वही चलता है, ठीक है। अगर हम कोई मोटर बाइक खरीदने जाते हैं या कोई कार खरीदने जाते हैं, अब हमारे को कार खरीदनी है, पसंद आ गई, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं भाई हमारे पास इतना पैसा है, तो जो भी डीलर है जो आपको कार बेच रहा है या स्कूटर बेच रहा है या बाइक बेच रहा है, तो वो कहता है कि ठीक है कितना पैसा है, कि इतना पैसा है, तो वो कहता है कि इतना पैसा दे दो, बाकी की EMI बन जाएगी। तो वो जो EMI होती है उसको कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, हर मंथ पैसा जाता है, ठीक है। एक होती है एन्युइटी मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट बोलते हैं कि आपको एनुअली कुछ पैसा देना। अब वो कैसे जाता है पैसा, वो सुनिए। ये जो 1000 रुपये है ना, इसको इसमें नोट करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही अलग से बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ। 1000 रुपये है हमारे पास शुरुआत में, फर्स्ट ईयर बोल दो या फर्स्ट मंथ जो भी, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये पर सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया 1000, तो ये था ही, 100 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, तो हमारे पास अकाउंट में पैसा कितना आ गया, 1100 रुपये। अब जो अगला ईयर होगा, अगले ईयर में जो 10% होगा ना, वो 1100 का होगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। वो 1000 का नहीं होगा, वो 1100 का होगा। थर्ड ईयर 1100 का 10% कितना होगा, 110, तो इसमें 110 ऐड करिए, तो कितना हो गया, 1210। तो आपको 1 साल के अंदर वो जो 10% इंटरेस्ट था वो तो मिला ही मिला, साथ में 10 रुपये का और फायदा हो गया। सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1200 मिलता, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, आपको 10 रुपये का फायदा हो गया। अब फोर्थ ईयर में अगर बात करें तो फोर्थ ईयर में 10 रुपये 10% लगेगा, 1210 का, इसका कितना होगा, 10%, 121, ठीक है। अब जरा देखिए ये कितना हो गया, 1331। जब यहाँ 10 रुपये का फायदा हुआ था, यहाँ 21 का हो गया फायदा। 21 का कैसे हुआ फायदा, सिंपल इंटरेस्ट में मेरे को 1300 रुपये मिलते हैं, हर साल 100 रुपये ऐड हो रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल में 10 रुपये का फायदा हुआ, दूसरे साल में 21 रुपये का, एक्चुअली 31 का, है ना।
और तीसरे साल में आप देखेंगे और धीरे धीरे ये फ़ायदा होता ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस वजह से लोग बैंक में पैसा रखना पसंद इस वजह से करते हैं कि बैंक में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है, बैंक में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आपने सुना होगा कि कोई कंपनी है, उस कंपनी ने लोन लिया था। अब कंपनी लोन लेती है, ऐसा तो लेती नहीं 100 रुपये का 1000 रुपये का लोन लेती है, कई 100 करोड़ का है, कई 1000 करोड़ का लोन। उसको कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो उसका उसने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद में उसने कुछ प्रेडिक्ट करा ऐसा कि जो जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं लोन ले रहा हूँ उस प्रोडक्ट की मार्केट में बड़ी डिमांड आने वाली है। अब लोन लिया, लोन लेने के बाद कुछ ऐसी और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनकर तैयार हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्स, गाड़ियाँ, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जैसे जनरल मोटर्स थी, जनरल मोटर्स इंडिया छोड़कर चली गई, ठीक है ना। फोर्ड चली गई, ठीक है। होंडा की भी बात चल रही है, वो भी जाने की तैयारी में, ठीक। टोयोटा जो है, टोयोटा को सुजुकी के साथ मर्जर करना पड़ रहा है, टोयोटा की कार सुजुकी के साथ मर्जर करके आ रही है। तो आप ये देखिएगा कि ये क्यों हो रहा है। पैसा ले लिया इतना सारा पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद में कार्स बनाकर रख दी, कार के इंजन बनाकर रख दिए। कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, कार चलानी ही बंद कर दी लोगों ने, घर से निकलना ही बंद। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, कोरोना हो जाएगा, मर जाओगे, सीधी सीधी बात ये थी। तो वो जो 1.5-2 साल का पीरियड गया, उस 1.5-2 साल के पीरियड में एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, मेंटेन करना है मशीनरी को, तो वो बैलेंस नहीं बन पाया। और यहाँ तो जब हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं, EMI की, तो ये जो फ़र्क मैं आपको 1-1 साल में बता रहा हूँ, वो फ़र्क कंपनीज़ को 1-1 महीने में दिखने लगा। 1-1 महीने गवर्नमेंट कहाँ तक सब्सिडी देगी? गवर्नमेंट को टैक्स मिलना बंद हो गया भाई, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना बंद हो गया। टैक्स कहाँ से मिलेगा? जब कोई किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, आप देखते हैं कि भाई मेरे को ना दाल खानी है, मेरे को ये पनीर की सब्ज़ी खानी है, अच्छा 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। लेकिन जब बिल आता है तो उसमें आपको CGST SGST दोनों जुड़ कर आते हैं, ठीक है। तो वो आप गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। और गवर्नमेंट सड़कें बनाती है या मतलब घरों में पानी की सप्लाई या लाइट कभी ख़राब हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस, 10 तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारे काम जो करने होते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो पैसा उनको गवर्नमेंट को मिलना बंद हो गया। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि बहुत बड़े बड़े जो फूड चेन्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, वो भी बहुत कम हो गए थे 2020 और 2022 के बीच में। वो धीरे धीरे अब रिवाइवल शुरू हुआ है। तो फूड इंडस्ट्री को भी काफ़ी लॉस हुआ था। तो हम ये कहते हैं कि उन लोगों को लोन लेना पड़ता है। और जब लोन लेते हैं, आप भी अगर कोई गाड़ी लेंगे, कोई 5 लाख की, 6 लाख की, 7 लाख की गाड़ी है, अगर आप लोन पर लेते हैं तो वो आपको लगभग 8, 9 या 10, दैट डिपेंड्स कि आप कितना लंबा पीरियड का लोन ले रहे हैं। घर भी लोन पर लेते हैं तो उसमें भी पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो सारा जो है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला खेल है। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला खेल है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, तो वो ये चाहेगा कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट पर मिल जाए, ठीक है। अच्छा, और कोई आपको पैसा दे रहा है तो वो ये चाहेगा कि नहीं मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूँ। मतलब कुल मिलाकर ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसा लैंड करता है, जो देता है, उसको तो फ़ायदा होता है और जो लेता है उसको नुकसान होता है। ये और यही चीज़ होती है क्रेडिट कार्ड के साथ। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसमें भी यही बताते हैं कि टाइमली पे कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता चला जाता है, ठीक है। और उसमें पर डे वाला सिस्टम होता है तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, अब दोनों में अंतर ये है। अच्छा, अब मैं मैथमेटिकल अंतर पर आ जाता हूँ। तो मैथमेटिकल अंतर ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उसमें अमाउंट ऐड करेंगे, प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट फार्मूला होता है अमाउंट निकालने का। तो मैं ये कहूँगा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, इसको बोल देते हैं चलिए A1 इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 की पावर 1। 1 साल के बाद यानी कि n मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल? 1 साल के बाद मतलब 1, ठीक। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपये। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%।
1 + 1/10, तो 10 1s are 10, 10 + 1 is 11, 11/10, तो 1100 रुपये। ये तो वही वाला एग्जाम्पल 1100 वाला, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। जब मैं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो फिर मेरे को ना 1100 पर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि 2 साल बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सीधा फॉर्मूला 1000 1 + r/100 यानी कि 10/100 की पावर 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, मैं उस तरफ कर रहा हूँ उसको। टेन 1s are 10, 10 + 1 is 11, 11/10 का स्क्वायर। इलेवन का स्क्वायर 121 और 100, ये 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया 1210। ठीक है, यही आया था वैसे भी। चलिए जी आगे चलते हैं। अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। जी 11 का क्यूब 1391, क्या ये AP है? सही है, तो सीधा लिखिएगा आंसर A3 - 8 1331 minus 1210, 1 - 0 is 1, 3 - 1 is 2, 3 - 2 is 1, 3 is 121. A2 - A1 is 1100 minus 1000, कितना 110। सॉल्व कर लिया गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, A1 1100 है सर, A2 1210 है ना, क्या गलत करवा रहे हैं सर? 110 मैंने सही बोला था। 130 ठीक है, तो अभी भी ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो हम ये करेंगे since A3 - A2 is equal to A2 minus is not equal to A2 - A1, so it is not an AP. बोलो भाई, ठीक है। ठीक जी, इसके बाद जो है अब आप नोट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट AP। मिडिल टर्म, बीच का
फाइनाइट एपी, इसमें देखिएगा इफ n ब्रैकेट में लिखना नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, देन n plus 1 by 2th term is the middle term. N plus 1 by 2th term is the middle term. If n is even, then there will be two middle terms. N by 2th term and n by 2 plus 1th term. N by 2th term and n by 2 plus 1th term. ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, find the middle term of the AP find the middle term of the AP 6, 13, 20, 6, 13, 20, dot, 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 till 216. 6, 13, 20, dot, 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 till 216. तो इसकी मेरे को मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म निकालेंगे तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, बोल रहे हैं फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आएंगी तो n plus 1 by 2th term विल बी द मिडिल टर्म, और अगर वो इवन आएंगी तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको ना प्रैक्टिकली ऐसे भी देख लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या ये एपी है? 1 2 3 4 5 एपी है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? 1। ठीक है, तो और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। तो बीच का टर्म क्या होगा? ये एक ही होगा, 2 टर्म इधर छोड़ दिया, 2 टर्म इधर छोड़ दिया। तो ये कैसे निकलेगा हमारे पास? ये निकलेगा n plus 1 by 2th टर्म करके। तो n कितना है? 5 plus 1 5 plus 1 by 2th टर्म। ठीक है, तो 5 plus 1 is 6, 6 by 2 is 3th। 3th तो नहीं, थर्ड टर्म होता है ना, वो जनरली टीएच लगा दिया जाता है। तो थर्ड टर्म क्या? 1 2 3 थर्ड, ये हो गया। समझ गया? तो इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास जो है ये 1 2 3 4 5 6 हो जाए, तो टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो अब बीच की टर्म 2 आ जाएंगी, 3 और 4, 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, एक नहीं ले सकते। मान लो 3 ले लिया तो इधर 3 छूट रहा है और इधर 2 छूट रहा है, तो हम ये कहेंगे सिमेट्री नहीं बनी। मान लो 4 ले लिया तो इधर 2 टर्म्स छूट रही है, इधर 3 टर्म्स छूट रहे हैं, तब भी सिमेट्री नहीं बनी। तो मिडिल टर्म इस तरीके से नहीं निकलेगी, इवन की अलग से निकलती है और ऑड टर्म्स की अलग से निकलती है। समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इसकी मिडिल टर्म मेरे को निकालनी है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो जितना भी एपी है इसकी आखिरी टर्म ही तो है 216, 216 इसकी लास्ट टर्म है। तो उस जो लास्ट टर्म है उसको nth टर्म मानकर और n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये करेंगे यहाँ एपी नंबर ऑफ मिडिल टर्म 16 है, 16 टर्म ऐसे यार। तो
तो यहाँ पर A is equal to 6 and D is equal to 13 minus 6 हो गया 20 minus 13 7 हो गया। E की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू 7 है। A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 7। अब हम ये कहेंगे कि let the net nth term be let the nth term be 216। तो nth term को 216 लास्ट टर्म को हमने 216 मान लिया। an is equal to 216 हो गया, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, a plus n minus 1 into d is equal to 216, ठीक है। ये कितना है 6 प्लस n minus 1, तो n minus 1 कितना, n minus 1 और d कितना है 7, 216, इसको उधर ले जाओ, देखिएगा n minus 1 into 7 is equal to 216 minus 6, n minus 1 into 7 is equal to 210, 30 हो गया, 30 हो गया। that is odd, n की वैल्यू ऑड आ गई। तो a की तो मिडिल टर्म होगी, जब ऑड की बात करेंगे तो एक मिडिल टर्म होगी, तो इसमें हम बोलेंगे therefore middle term will be n plus 1 by 2th term, 31 plus 1 by 2, 16th term, 16th टर्म को क्या बोलते हैं, a16, तो a plus 16 minus 1 into d, यानी कि a plus 15 d, ये कितना है 6, ठीक है, सही है। चलिए अगला देखिएगा, फाइंड द आपको मैंने बताया था कल की छुट्टी रखूँगा 6 तारीख की, 6 तारीख की छुट्टी रखूँगा, बताया था आपको? नहीं सर, आज नहीं था, अभी बता, कल की छुट्टी रहेगी, हो सकता है परसों की रहे, वैसे रहेगी नहीं, मैं आ जाऊँगा तब तक आ जाऊँगा, तो परसों तो है आपकी क्लास, कल का तो पक्का है, कल की तो छुट्टी। फाइंड द मिडिल टर्म और ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, बड़ी खुशी सी हुई है कुछ छुट्टी के बारे में जानकर, नहीं हुई परेशानी हुई, नॉट न्यूट्रल जस्ट लाइक वाटर, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। लगातार बोलते क्यों रहते हो, गुनगुन की आवाज़ से आती है, वो रेस्पिरेशन के साथ में तो नहीं है, कुछ वोकल कॉर्ड हिलती रहती हो, वहाँ से आवाज़ निकलती रहती है। फाइंड द मिडिल टर्म्स, ये जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक टर्म, हो सकता है दो टर्म, कई टर्म्स, मिडिल टर्म और मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। ये देखो फिर से आवाज़ निकली, सांस नहीं होगी तुमने, ऑफ द एपी सेवन 13 19 तुम्हारा
तुम्हारे दोस्त की एंट्री का नोटिफिकेशन आया है जिसको तुमने यहाँ से निकलती बता दिया था कि सर ने तेरी बड़ी अच्छी फोटो दिखाई थी, आते हो कह रहा सर मुझे भी दिखा दो। फिर कह रहा ये फोटो है मेरी। हॉलीडे होमवर्क भी मिलता है तुम्हें? सर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला होगा। सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं मिला, पढ़ाई का नहीं। पढ़ाई का कुछ भी नहीं। फैमिली जर्नल में क्या करना है कि बताना है कि फैमिली हिस्ट्री बतानी है। पूरा चार्ट बनाना है जहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ की फैमिली है वो, या फिर पूरे जून कितनी जनरेशंस, कितनी जनरेशंस। ये जहाँ से पता है वहाँ से स्टार्ट। दादा परदादा जहाँ तक बिहार गए हो कभी? बिहार बिहार नहीं होता है बिहार। अच्छा तो सुनो, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। जनरली क्या होता है कि अब आप लोगों को, आपके बच्चे हो, आपको पता नहीं होगा, पेरेंट्स में से भी, हाँ ज़्यादातर पेरेंट्स को पता होगा। जो हमारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि डेथ के बाद अगर मोक्ष मिल गया, मोक्ष का मतलब ये है कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो पुनर्जन्म जानते हैं, कहते हैं ना कि भाई अब यहाँ पर ऐसे पैदा हुए हैं तो अगली बार शायद कोई मतलब कोई जानवर बनकर पैदा हो जाएंगे या कोई पंछी बनकर पैदा हो जाएंगे, कुछ भी किसी भी तरीके का। तो ये कहते हैं मोक्ष का मतलब ये होता है, मोक्ष का मतलब ये होता है कि अब हमें कोई और दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, हम आराम से, और मोक्ष जब प्राप्त होता है तो आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है कि वो स्वर्ग पहुंच गया, वो वहाँ रहेगा आराम से। तो जनरली जो मतलब लोग होते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी होती है अपने धर्म की, नहीं तो ज़्यादातर तो हिंदू धर्म के लोग अपनी जानकारी नहीं रखते, उल्टा हंसने और लगते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। तो जिनको जानकारी होती है थोड़ा सा एज के बाद समझ जाते हैं कि भाई मैं मोक्ष प्राप्ति चाहता हूँ, तो वो कह देते हैं कि भाई हमें जो हमारी अस्थियाँ हैं वो आप हरिद्वार में या तो विसर्जित कर दो, या फिर कहते हैं बिहार में एक जगह है गया जी, सुना है? GAY गया। तो ये कहते हैं, और वहाँ पर बौद्ध का भी बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है ना। तो एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है बिहार में, बहुत अच्छी जगह है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत पहले, जब उनकी डेथ से भी बहुत पहले, जब उनकी डेथ हुई तो 96 के थे, तो उन्होंने बहुत पहले ये बोल दिया था कि भाई मेरा, उसको पिंडदान बोलते हैं, उसको पिंडदान बोलते हैं कि मेरा पिंडदान गया जी में करना। अब हमारे खानदान में जितनों को भी हम जानते हैं दूर दूर तक कोई बिहार गया ही नहीं था, ठीक है। तो सब इधर के ही हैं, नॉर्थ के। बिहार पड़ता है ईस्ट में, तो कोई उधर गया ही नहीं था। तो डेथ हुई 2009 में, ठीक है। ये फैमिली जर्नल से रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो डेथ हुई 2009 में, अभी क्या चल रहा है 2023, तो डेथ के बाद भी 14 साल हो गए। अब जितने भी मतलब बाबा जी के बेटे, मतलब मेरे पापा के भाई वगैरह हैं, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। कोई कह रहा मैं बीमार हूँ, मेरे को कुछ काम है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार था नहीं। इनिशिएटिव किसने लिया? मेरे छोटे भाई ने। उसने कहा मेरे साथ कौन चल रहा है, ठीक है। अब वो इनिशिएटिव लेने के लिए आप भी तो उस पोजीशन में पहुँचो ना, थोड़ा सा आप भी तो उस पोजीशन में पहुँचो। जब डेथ हुई थी तब वो बच्चा था, छोटा था भाई, 14 साल पुरानी बात है, अभी बड़ा हो गया। तो उसने कहा कि किसी को चलना है तो बताओ, नहीं चलना है ना मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं जाकर बोल दूँगा मैं उनका पोता हूँ ऐसे ऐसे। तो कहाँ बोलोगे भी, तो हमें कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो नेट पर सर्च करा, तो नेट पर ये आ गया है कि अगर आप अपने किसी भी बुजुर्ग का पिंडदान करना चाहते हैं तो आप वहीं से रजिस्टर करो, यहाँ से, और वहाँ पर आपको हाँ रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन। अरे भीड़ होती है भाई, भीड़ होती है। तो रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के बाद में आप सीधा वहाँ पर पहुँचोगे। एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड, सब कुछ है, किसी भी रास्ते से जा सकते हो, सड़कें भी अच्छी हैं। मतलब बिहार की जो एक इमेज दिखाई जाती है वैसी नहीं है। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद में तो पंडित अलॉट हो जाता है, पंडितों की पूरी लिस्ट आ जाती है उस पर नेट पर। हाँ आप डालकर देखना, है ना, आप डालकर देखना gayaji.in वो आ जाएगा। तो वो पूरी लिस्ट होगी तो हमको पंडित जी अलॉट हो गए यहीं से। नहीं तो भीड़ बहुत होती है वहाँ पर कि कोई भी कुछ भी कह देता है, कोई कह देता है मैं पंडित हूँ, कोई कुछ कहता है। तो अब पंडित जी अलॉट हो गए, अलॉट होने के बाद में हम वहाँ पर पहुँचे। तो जो वो होता है ना कि भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ ने घेर लिया चारों तरफ से, राजा वाजा मैं लेकर चलूँगा, कोई नहीं लेके आया। तो हमने कह दिया कि नहीं, हमें पंडित जी पहले से अलॉटेड है ना, तो हमें इन्हीं के पास जाना है। हमने फ़ोन करा, पंडित जी आ गए, बाहर खड़े हैं। तो जैसा फिल्मों में कभी देखा हो तो उस तरीके का सीन, वहाँ पर गए तो वहाँ पर भवन बने हुए हैं। तो हम गए और जाने में ऐसे 5 या 7 किलोमीटर था वो एयरपोर्ट से।
तो वहाँ से जब हम गए तो काफ़ी सारे फिर पापा के भाई वगैरह सब तैयार हो गए थे, और ये बात है 2021 की, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोविड हम लोग गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद में हमको क्या दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश भवन। और वो भवन ऐसा है जैसे साउथ की फिल्मों में हवेली दिखाते हैं ना, बड़ी सी, ऐसा, और वहाँ लाइन लगी हुई है, आंध्र प्रदेश भवन, त्रिपुरा भवन, महाराष्ट्र भवन, वो भवन बने हुए हैं। हम पहुँच गए, अब है आगे की जो चीज़ है वो इंटरेस्टिंग है सुनने वाली। हम पहुँच गए उत्तर प्रदेश भवन में, उन्होंने जाकर टोकन अपना दिखा दिया कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये ऐसे ऐसे परिणाम करना है। पहुँच गए जी वहाँ, तो उन्होंने कहा कि कौन से यूपी से आए हो? कि हाँ यूपी से, वेस्ट यूपी से। हाँ, अच्छा अच्छा। तो कभी महाभारत के टाइम पर कभी वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये सब कुछ एक ही रीजन होता था, नॉर्थ। तो हमारा जो परिवार का वो था रजिस्ट्रेशन, जो एड्रेस के हिसाब से, मतलब मेरठ के हिसाब से, वो लाई करता था कुरुक्षेत्र रीजन में। तो हम पहुंच गए हरियाणा भवन, हमें हरियाणा भवन जाना पड़ा, उन्होंने कहा हरियाणा भवन। वहाँ पहुँचे, वहाँ के पंडित जी ने कहा कि नाम बताओ, गली मोहल्ला बताओ। तो उनके पास पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि ये बाप का नाम, दादा का नाम, उसके बाप का नाम, मतलब पिछली जितनी भी पुश्ते हैं सबके नाम हैं, और इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स ऐसे लगे हुए हैं लाइन से नीचे से ऊपर, और बड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर है, ठीक है, सब कुछ पता है भाई, उनकी सारी डिटेल्स हैं वहाँ पर। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मेरा नाम तो नहीं पता उनको, ठीक है, मेरे भाई का नाम नहीं पता, मेरे फादर का नाम नहीं पता, ग्रैंड फादर का नाम नहीं पता, तो किस जगह से आए हो ये बताओ, और पिछली 2, 3 या 4 पीढ़ी तक के नाम बता दो। नाम बता दिए। नाम बताने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ये है, ठीक है, सबके आधार कार्ड लाए, लो जी आधार कार्ड ये पकड़ा दिए। अब उन्होंने वो आगे फीड कर दिया, जब उन्होंने आगे तो मेरे तक का नाम पता चल गया, ठीक है। तो मेरी बेटी का भी नाम मैंने लिखवा दिया, ठीक है, मेरे भाई ने अपनी बेटी का नाम लिखवा दिया। तो अब क्या होगा, अब हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी जनरेशन जाएगी, जिसको भी अपने पूर्वजों के नाम पता होंगे, वहाँ जाकर बता देगा। तो वहाँ से जाकर हम 3 या 4 चार्ट्स बना कर लाए हैं पूरी की पूरी जनरेशन पर, ठीक है। तो वो जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना 10th में, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो भाई 6-7 जनरेशन तक का, बल्कि उससे भी पुराना तक का बिहार में है। हाँ, तो ये हम गए तो हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं, किसी पूर्वज ने कराया। तो ये सबकी डिटेल्स लिखी हुई है, सबका सब कुछ लिखा हुआ है। हरिद्वार में भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ बिहार में है वो कहीं है ही नहीं, ये चीज़। और हमारा जो रीजन है, हमारा रीजन ही हमको वहाँ जाकर पता चला कि हमारा रीजन यूपी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि तब मतलब पूरा महाभारत काल में तब क्या होता था कि तब ये हरियाणा सब आता है, तो वो दैट इज कॉल्ड कुरुक्षेत्र रीजन, है ना। तो हरियाणा भवन बना हुआ है, और गेट भी अगर देखोगे ना, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसमें भी हरियाणा ये हिमाचल तक सब मिक्स्ड था सब। तो वो जो डार्विन की थ्योरी है ना, वो सब दिमाग घूम जाएगा वहाँ जाकर। ये क्या है, डार्विन की थ्योरी है ना, वहाँ दिमाग घूम जाएगा कि भैया कौन सा इवोल्यूशन है, क्या है। तो हमने भी जितना हमसे लिखा जा सकता था हम लिख कर ले आए, फिर उससे भी पुराने भैया अब तो ग्रेट की भी पावर 5 हो गया, ग्रेट की पावर 7 हो गया, कितने ग्रैंडफादर पहुँच गए पीछे, है ना। तो वो चीज़ जो है बना कर रखना, वैसे आप भी ये बना कर रखना, इंटरेस्टिंग है। हाँ, उनको प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं बोल रहा हूँ इनको ना प्रोजेक्ट मिला है कि आपको इसमें हॉलीडे होमवर्क में करना ही ये काम है। तब मेरे को एकदम ये चीज़ याद आई कि हम 2 साल पहले गए थे, पूरी फैमिली गई थी, तो हम अच्छा एक चीज़ और है, वहाँ सिर्फ जेंट्स जा सकते हैं, वहाँ लेडीज़ का जाना अलाउड नहीं। अब जो भी ठीक है, चलिए जी, फिर आज कल की छुट्टी रहेगी।